बीए थर्ड ईयर के सेकंड प्रश्न पत्र में आज हम हिंदी निबंध की विकास यात्रा से संबंधित पहले भाग का व्याख्यान आयोजन कर रहे हैं। इस टॉपिक के अलावा पूर्व में मैंने हिंदी आलोचना की विकास यात्रा से संबंधित व्याख्यान आयोजित किए थे। आपके कोर्स में ये दो बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न हैं परीक्षा के दृष्टिकोण से, हिंदी निबंध और हिंदी आलोचना, इन दोनों की विकास यात्रा का। हिंदी आलोचना हम पूर्ण कर चुके हैं, आज हम हिंदी निबंध की विकास यात्रा शुरू करेंगे। हिंदी निबंध की विकास यात्रा शुरू करने से पूर्व निबंध शब्द का एक सामान्य अर्थ, उसका परिचय आप जान लें। निबंध शब्द का अर्थ रोकना या बांधना है तथा इसके पर्यायवाची के रूप में लेख, संदर्भ, रचना, प्रस्ताव आदि का उल्लेख किया जाता है। किंतु आजकल जिसका प्रयोग लैटिन के निबंध है वह अंग्रेजी के एग्जीजियर, जो एक शब्द था लैटिन भाषा का, उससे उत्पन्न हुआ था। एग्जीजियर का मतलब होता है निश्चिततापूर्वक परीक्षण करना, और उसी से अंग्रेजी शब्द ऐसे हुआ। लेकिन उससे पूर्व यह फ्रांस में एग्जीजियर, जो लैटिन भाषा का शब्द था, उसमें ऐसा ही शब्द का प्रयोग ऐसे शब्द से भी पहले चला था जो फ्रांस में चला था। इस बात को आप ध्यान में रखें। बाद में अंग्रेजी में इसे ऐसे के रूप में, जो आज सामान्य रूप से आप खुद प्रयोग करते हैं, ऐसे एक निबंध के अर्थ में हुआ था। आधुनिक साहित्य में निबंध विधा का जो विकास है वह बहुत कुछ हमारे पाश्चात्य साहित्य की प्रेरणा से माना जाता है। किंतु यह कहना कि पूर्ण तरीके से निबंध पाश्चात्य जगत की देन है, गलत है। हिंदी में निबंध विधा से पूर्व हमारे यहाँ पर संस्कृत, प्राकृत या पाली आदि में कुछ ऐसे सारांश पाठ या कथा के रूप में ऐसे कई चीज़ें प्रचलन भी जो निबंध के अंतर्गत हमें मिलती है। इसके स्वरूप को स्पष्ट करने के लिए हम कई पाश्चात्य विद्वानों की परिभाषाओं को भी हमें ध्यान में रखना होगा। इस संबंध में एक विद्वान हुए हैं मोंतेई, उनका कहना था कि निबंध विचारों, उद्धरणों और कथाओं का एक मिश्रण माना जा सकता है। और दूसरी तरफ जॉनसन महोदय के अनुसार निबंध मन का एक आकस्मिक और उच्छृंखल आवेग, असंबद्ध और चिंतनहीन बुद्धि विलास मात्र है। इस परिभाषा से यह पता चलता है कि निबंध एक बहुत हल्की रचना के रूप में साहित्य की में प्रचलित थी। एक अन्य पाश्चात्य विद्वान ने निबंध की एक उपवासपूर्ण, इससे भी ज़्यादा उपवासपूर्ण व्याख्या उन्होंने की। उन्होंने कहा, निबंध लेखन कला का बहुत प्रिय साधन है जिस लेखक में न कोई प्रतिभा है, न कोई बुद्धि, ज्ञान बुद्धि की जिज्ञासा, और वही निबंध में प्रवृत्त होता है तथा विविधता और हल्की रचनाओं में जो आनंद लेने वाला पाठक होता है वही उसे पढ़ता है। हिंदी साहित्य में भी आचार्य रामचंद्र शुक्ल से पूर्व निबंध कोई बहुत ज़्यादा गंभीर, प्रौढ़, या हम कह सकते हैं कि कोई जिसका एक निश्चित मानदंडों के आधार पर निबंध नहीं लिखे जाते थे। आचार्य शुक्ल ने पहली बार हिंदी में इस बात को प्रमाणित किया, साबित किया कि निबंध कोई हल्की रचना नहीं है। निबंध एक बहुत गंभीर रचना है जिसे गंभीर पाठकों के द्वारा भी पढ़ा जाना चाहिए। यह बात है हमारे लिए कि हम आचार्य रामचंद्र शुक्ल की निबंध कला की विशेषता या हिंदी निबंध के विकास यात्रा में जब उनका जिक्र करेंगे तो इस बात की हम चर्चा करेंगे उनके द्वारा ऐसे कौन कौन से निबंध लिखे गए जो बहुत ही ज्ञानवर्धक, गंभीर, रोचक तथा विविधताओं से परिपूर्ण हमें दिखाई देते हैं। वस्तुतः चाहे भारतीय हो या पाश्चात्य जगत का साहित्य, प्रारंभिक निबंधों में जो एक असंबद्धता, उच्छृंखलता और एक हल्कापन जो मिलता है उसके आधार पर ही हमें इस प्रकार की परिभाषाएं मिलती थी। किंतु बाद में निबंध, चाहे वह पाश्चात्य जगत का है या हिंदी निबंध, एक विचार प्रधान, सुसंबद्ध, एक प्रौढ़ रचना के रूप में हमें दिखाई देता है। और इसका श्रेय बहुत कुछ पाश्चात्य जगत में बैकन, लॉक्स को है, तो हिंदी में आचार्य रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी आदि को जाता है। इस पूरे विवेचन से मैंने यह स्पष्ट कर दिया कि निबंध कोई हल्की रचना नहीं है, वह गंभीर विचारों की प्रौढ़ एक अभिव्यक्ति मानी जा सकती है। अब हम निबंध के भेद, प्रकार, इन सब का विवेचन यहाँ पर हम नहीं करेंगे एक बार, क्योंकि हमारा जो वर्तमान समय में जो हमने टॉपिक शुरू किया है
वह है हिंदी निबंध की विकास यात्रा। इसलिए निबंध की वर्णन के आधार पर भेद या विषय वस्तु या अन्य जो भी प्रश्न हैं ऐसे, वह थोड़े इतर प्रश्न हैं इस टॉपिक से, जिसकी चर्चा बाद में समयांतर के आधार पर हम जरूर करेंगे। हिंदी में निबंध का जो आविर्भाव है वह आधुनिक युग में ही हुआ था। इसके कारण बहुत स्पष्ट है कि एक तो आधुनिक काल से पूर्व गद्य का विकास ही नहीं हुआ था, और दूसरे जितने भी पहले के साहित्यकार थे उन्होंने अपनी भावनाओं की जो अभिव्यक्ति थी वह कला कविता के माध्यम से ही प्रकट की। और तीसरी सबसे बड़ी बात यह थी कि निबंध लिखने के लिए बहुत व्यापक मात्रा में मुद्रण यंत्र, समाचार पत्र, प्रेस आदि जिसे हम कह सकते हैं, उसका प्रचलन नहीं था। वो आधुनिक युग में ही हुआ था। और निबंध के लिए जो एक परिस्थितियाँ भी होनी चाहिए, वह परिस्थितियाँ भी हम देखते हैं आधुनिक काल में बहुत ज़्यादा घटित हुई थी, चाहे वह राजनीतिक हो, सामाजिक, सांस्कृतिक आदि कोई भी परिस्थिति हो। भारतेंदु युग में हरिश्चंद्रिका, ब्राह्मण, सार, सुधा निधि, प्रदीप आदि अनेक ऐसी पत्रिकाएं प्रकाशित होने लगी जिसने हिंदी निबंध को पर्याप्त एक प्रकार से बल दिया। उसका विकसित स्वरूप शुरू में हमें उस कारण से ही दिखाई देता है। भारतेंदु युग से लेकर अब तक हिंदी जो निबंध साहित्य है उसे अलग अलग विद्वान अलग अलग भागों में बांटते हैं। सामान्य रूप से यदि हम देखें तो हम इसके मोटे तौर पर 3-4 भाग इसके स्थापित कर सकते हैं। पहला भाग इसका भारतेंदु युग के नाम से ही जाना जाएगा। तो दूसरा युग जो है वह शुक्ल युग, और तीसरा शुक्लोत्तर युग। मोटे तौर पर यदि हम देखें तो ये 3 भाग हैं हमारे सामने दिखाई देंगे। लेकिन इसके समानांतर में अनेक ऐसी निबंध की जो यात्राएं हैं वह बहुत विकसित होती गई, और धीरे धीरे वो एक विषय के आधार पर भी उसका एक वर्गीकरण बाद में हमारे सामने आने लगा, जैसे ऐतिहासिक निबंध, राजनीतिक निबंध या अन्य जो शुक्लोत्तर युग के पश्चात जो अन्य प्रगतिवाद से संबंधित निबंध है वो हमें दिखाई देते हैं। एक निबंधकार के रूप में हम सर्वप्रथम प्रसाद युग की चर्चा से ही हम शुरू करेंगे हिंदी निबंध की विकास यात्रा को। हिंदी साहित्य में निबंध का जो समुचित हम सूत्रपात यदि देखें तो राष्ट्रीय जागरण के उषा काल भारतेंदु समय में ही हुआ था। गद्य का विकास अधिक होने के कारण और प्रेस का मैंने पहले जिक्र किया कि प्रेस जो समाचार पत्र या पत्रिकाएं हैं उसका प्रचलन अधिक होने के कारण भारतेंदु युग में इसको बहुत प्रोत्साहन मिला था। भारतेंदु युग के प्रमुख निबंधकारों में स्वयं भारतेंदु हरिश्चंद्र के अलावा बालकृष्ण भट्ट, चौधरी बद्रीनारायण प्रेमधन, प्रताप नारायण मिश्र, बाल मुकुंद गुप्त, राधाचरण गोस्वामी आदि के बहुत उल्लेखनीय नाम माने जाते हैं। इन सभी निबंधकारों ने मोटे तौर पर इतिहास, धर्म, समाज, राजनीति, आलोचना, खोज, यात्रा, प्रकृति, आत्मचरित्र, व्यंग्य, विनोद आदि लगभग जितने भी विषय हो सकते हैं उन सभी विषयों पर उन्होंने सफल निबंध लिखने का श्रेय उनको बजाता है। भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने अपने निबंधों में तत्कालीन सामाजिक धार्मिक समस्याओं पर तीक्ष्ण व्यंग्य किया। लेवी प्राणलेवी, स्वर्ग में विचार सभा का अधिवेशन, ज्ञात विवेकनी सभा, 5वें पैगंबर, अंग्रेज स्तोत्र, कंकड़ स्तोत्र आदि ऐसे भारतेंदु जी के निबंध हैं जिसमें तत्कालीन सामाजिक और धार्मिक समस्याएं हमें दिखाई देती है। मैं कुछ पंक्तियां कंकड़ स्तोत्र की आपके सामने प्रकट कर रहा हूं उस निबंध की, जिससे आपको पता लगेगा कि किस तरीके से भारतेंदु ने तत्कालीन धार्मिक और राजनीतिक समस्या पर तीक्ष्ण व्यंग्य किया था। कंकड़ को प्रणाम, देव नहीं महादेव है, क्योंकि काशी के कंकड़ शिव शंकर के समान हैं। आप अंग्रेजी राज्य में भी गणेश चतुर्थी की रात को स्वच्छंद रूप से नगर में बड़ाबड़ लोगों के सिर पर पड़कर रुधिर धारा से नियम और शांति का अस्तित्व बहा देते हैं। अतएव हे अंग्रेजी राज्य में नवाबी स्थापक, तुमको नमस्कार है। इससे स्पष्ट है कि कितना एक तीक्ष्ण व्यंग्य हमें भारतेंदु जी के निबंधों में मिलता है। भारतेंदु जी ने हिंदुओं की जितनी भी कुरीतियाँ हैं समाज और धर्म की, चाहे वह मूर्ति पूजा या बहुदेव है, उस पर भी उन्होंने व्यंग्य किया। भारतेंदु के निबंधों में विषय के अनुरूप विभिन्न प्रकार की भाषा शैलियों का भी प्रयोग हमें देखने को मिल जाता है।
उनकी भाषा में मार्मिक अभिव्यंजना, विदग्ध वाग्मिता, सजीव अनेक रूपता, मनमोहक स्वच्छता एक प्रकार से देखने को मिलती है। स्वाभाविक रूप से ऐसा लगता है जैसे हम कोई काव्य पढ़ रहे हैं तो उसमें अलंकार योजना तक भी जैसे दिखाई देने लग जाती है। उनके आलोचनात्मक जो निबंध हैं, जिसमें निबंध का नाम नाटक, वैष्णवता और भारतवर्ष, वो प्रौढ़ निबंध माने जा सकते हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र जी के। यद्यपि कहने के नाम पर हम कह सकते हैं कि ये कठिन है, क्लिष्ट है, उसमें थोड़ी आपको पढ़ने में हमें आसानी भी नहीं होती है, लेकिन उसमें दुरूरता, दुर्बोधता या जो कृत्रिमता लोग बताते हैं, जो विद्वान हैं, वो सही ढंग से उसका मूल्यांकन नहीं कर पाते हैं। ऐसा बिल्कुल भी उसमें ऐसी चीज़ दृष्टिगोचर नहीं होती है। विषय और शैली दोनों दृष्टिकोण से देखें तो भारतेंदु जी का जो निबंध साहित्य है वो बहुत महत्वपूर्ण माना जा सकता है। भारतेंदु जी के अतिरिक्त उस युग के जो अन्य निबंधकार हैं, जिसमें बालकृष्ण भट्ट, प्रताप नारायण मिश्र और बाल मुकुंद गुप्त, उनका बहुत ऊंचा स्थान है। मैंने पूर्व में भी आपको कहा था कि उस समय पत्र पत्रिकाएं बहुत व्यापक मात्रा में एक सहारा था निबंधों को प्रकाशित करने का। उसी दृष्टिकोण से देखें तो बालकृष्ण भट्ट हिंदी प्रदीप जो पत्रिका थी उसके संपादक थे। उसमें उनकी जो निबंध यात्रा थी वह विकसित हुई, जिसमें वर्णात्मक, विवरणात्मक, भावात्मक और विचारात्मक सभी प्रकार के निबंध देखने को मिलते हैं। उनके कुछ निबंध जो महत्वपूर्ण है उसमें मेला ठेला, वकील, सहानुभूति आदि माने जा सकते हैं। एक निबंध जो बालकृष्ण भट्ट का बहुत प्रसिद्ध हुआ था कि वो था खटका, और एक इंग्लिश पढ़े तो बाबू होय, आत्मनिर्भरता आदि। कुछ जो ऐसे निबंध भाट जी के हैं जिनमें साहित्यिक जो प्रौढ़ता देखने को मिलती है, उसमें माधुर्य, शब्द की आकर्षण शक्ति, आत्मनिर्भरता ऐसे निबंध हैं जिसमें मौलिकता व व्यापकता शैली की एक प्रगाढ़ता भी हमें देखने को मिलती है। प्रताप नारायण जो मिश्र हैं वह भारतेंदु युग के एक अन्य महत्वपूर्ण निबंधकार हैं जो ब्राह्मण पत्रिका के संपादक थे। इनकी एक विशेषता यह है कि इन्होंने बहुत सामान्य विषयों पर भी बहुत रोचक ढंग से निबंध लिखे। इन्होंने कभी भौं, दांत, पेट, मूंछ, नाक आदि ऐसे सभी विषय जिस पर एक विनोदनी पूर्वक उन्होंने लेखनी चल सकती है उस पर उन्होंने अपनी लेखनी चलाई। लेकिन गंभीर जो विषय है उस पर भी कुछ निबंध उन्होंने लिखे, जैसे बुद्ध, प्रताप चरित्र, नास्तिक, ईश्वर की मूर्ति, सोने का दंड आदि माने जा सकते हैं। इनके निबंधों में मुहावरों का प्रयोग बहुत ज़्यादा देखने को मिला था। कहीं कहीं तो वे एक वाक्य में ही अनेक मुहावरों की झड़ी लगा देते थे। इस कारण से ये अधिक प्रसिद्ध हुए थे। भारतेंदु युग के अन्य निबंधकारों में चौधरी बद्रीनारायण प्रेमधन बहुत महत्वपूर्ण निबंधकार हैं। इन्होंने 2 पत्रिकाओं का संपादन किया, एक तो आनंद कादम्बिनी और दूसरी थी नागरी नीरद। आनंद कादम्बिनी मासिक पत्रिका थी और नागरी नीरद साप्ताहिक पत्रिका थी। इन पत्रों में उनके निबंध प्रकाशित हुए, जैसे हिंदी भाषा का विकास, परिपूर्ण प्रवास, उत्साह, आलंबन। चौधरी बद्रीनारायण प्रेमधन की भाषा में अलंकारिकता, कृत्रिमता, चमत्कारोत्पत्ति का प्रयास सफलतापूर्वक मिलता है। हम यदि कह सकते हैं कि जहाँ प्रताप नारायण जो मिश्र हैं उनके निबंधों में एक सहज स्वाभाविक व्यंग्यता या विनोद की प्रवृत्ति देखने को मिलती है, तो चौधरी बद्रीनारायण प्रेमधन के निबंधों में हमें अलंकारिकता का प्रयोग अधिक देखने को मिलता है। इस युग के 2 अन्य महत्वपूर्ण जो निबंधकार हैं उनमें बाल मुकुंद गुप्त और राधाचरण गोस्वामी हैं। बाल मुकुंद गुप्त जी ने बंगवासी भारत मित्र का जो पत्रिका थी उसका संपादन किया था। उनके निबंधों में विदेशी शासकों के जो नीतियाँ जो थी उस पर उन्होंने बहुत करारा व्यंग्य किया। उनका एक बहुत प्रसिद्ध निबंध है शिव शंभू। इस उपनाम से एक प्रकार से उन्होंने निबंध लिखे थे और ये निबंध उनका शिव शंभू का चिट्ठा इस नाम से अधिक प्रसिद्ध हुए थे। हम यदि भारतेंदु युग के निबंधों की एक सरसरी तौर पर सभी विशेषताएं, सामान्य विशेषताएं देखें तो इस युग के सभी निबंधकारों में व्यक्तिगता के साथ साथ सामाजिकता का जो समन्वय है वह देखने को मिलेगा। विषय की बहुत व्यापकता मिलेगी, विविधता मिलेगी, और विशेष बात है कि पहली हिंदी साहित्य का पहले ही युग में हमको निबंध केवल एक सामान्य विषय पर ही नहीं वरन हिंदी साहित्य के प्रौढ़ विषयों पर भी निबंध देखने को मिल जाते हैं। हास्य और व्यंग्य का पुट इस काल के निबंधों की एक महत्वपूर्ण विशेषता रही है।
क्योंकि उनका उद्देश्य तत्कालीन जो अंग्रेजी साम्राज्य था उसकी नीतियों पर करारा प्रहार करना, या जो भारतीय सामाजिक और राजनीतिक जीवन में जो अनेक विसंगतियां विषमताएं थी उन पर करारी चोट करना रहा है। इस कारण से इनके निबंधों में रहस्य और व्यंग्य भी थोड़ा बहुत हमें देखने मिल जाता है। लेकिन कोई भी गूढ़ से गूढ़ विषय भी हो, लेकिन इस भारतेंदु के लेखकों ने उसको बहुत सरल, सुबोध और मनोरंजक शैली में प्रस्तुत किया। उनकी भाषा शैली में व्याकरण की दृष्टि से देखें तो बहुत ज़्यादा हमें कोई हिंदी का परिष्कृत रूप दिखाई नहीं देता व्याकरण का, क्योंकि उनका उद्देश्य हृदय को गुदगुदाना या मस्तिष्क को झंकृत करना मात्र था। इसलिए हम कह सकते हैं कि वे निबंधों के माध्यम से मनुष्य की आत्मा को स्पर्श करने में तो समर्थ हुए, किंतु साहित्यिक दृष्टिकोण से देखें तो वह वैज्ञानिकता, साहित्य की जो व्याकरण की जो परिष्कृत शब्दावली वह देखने को नहीं मिली। कुल मिलाकर विचारों के साथ साथ भावनाओं का एक उद्वेलन हम कह सकते हैं भारतेंदु युग के निबंधों की एक बहुत महत्वपूर्ण विशेषता रही है, जिससे न केवल ज्ञान की वृद्धि होती है वरन हमें रसानुभूति या आनंद की भावना भी हमें देखने को मिलती है।